अगर आपका भी एसबीआई पीओ एग्जाम अच्छा नहीं गया है या आपने अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं किया है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, शायद ये वीडियो आपका पर्सपेक्टिव बदल दे। मैंने भी अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एग्जाम में परफॉर्म नहीं किया था, मतलब जिस हिसाब से पेपर आया था उस हिसाब से मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। ना मैंने रीजनिंग में अच्छा परफॉर्म किया, ना ही मैंने इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म किया। मैथ्स मेरी वीक है तो उस हिसाब से मैथ्स में मैंने एवरेज ही परफॉर्म किया था, बट रीजनिंग और इंग्लिश में मैंने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया था। अब एग्जाम दे के आने के बाद मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स का सुनने पे कि उन्होंने इतना क्वेश्चन किया, उन्होंने इतना क्वेश्चन किया, फिर मैं अपने पे बहुत सेल्फ डाउट करने लग गई कि मुझे भी तो 1 साल हो गए, मतलब मैं पिछले साल भी एग्जाम दी थी, फिर ये मतलब 2 साल हो गए मुझे प्रिपरेशन करते हुए, और मेरा इतना कम अटेम्प्ट्स कैसे है, मैंने इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं किया, बाकी लोगों ने इतना अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं उसकी बहुत ज्यादा टेंशन ले रही थी, और इतना टेंशन ले लिया मैंने कि मेरी पूरी तबीयत ही खराब हो गई। मतलब एग्जाम दे के आने के बाद मैं 1 तारीख को बस पड़ी रही बेड पे, 2 तारीख को भी बेड पे ही पड़ी रही, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। मतलब पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था, और सिर दर्द हो रहा था, वॉमिट होने लग गया, मतलब इतना ज्यादा मैंने टेंशन ले लिया कि मेरी तबीयत ही खराब कर ली मैंने। फिर मैंने खुद को समझाया, मेरे पास 2 ऑप्शंस है, या तो मैं रिग्रेट करने बैठ जाऊं और खूब सारे टेंशन लेके अपनी तबीयत खराब करते जाऊं, या तो फिर IBPS PO जो नेक्स्ट एग्जाम है विद इन 20 डेज मैं उसमें अच्छा परफॉर्म करूं। तो मैंने ऑप्शन 2 चूज किया। अब 1 और 2 तारीख तो मैंने वेस्ट कर दिया क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की। 3 तारीख को मैं सीधा मॉक लेके बैठ गई, IBPS PO फुल लेंथ मॉक मैंने लगाया। अब पहले मॉक में मेरा ये स्कोर था, इस स्कोर को देख के मैं और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई, और इस फ्रस्ट्रेशन में मैंने दूसरा मॉक लगा लिया, वो भी तुरंत ही, और दूसरे मॉक में मेरा ये स्कोर था। यहाँ से 2 चीज पता चलती है, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, और दूसरी फ्रस्ट्रेशन में कभी भी मॉक नहीं लगाना चाहिए। आते आते क्वेश्चंस या तो आप गलत कर देंगे या तो आप कर ही नहीं पाएंगे, जो कि मेरे साथ भी हुआ। फिर मैंने मॉक को बैठ के एकदम ध्यान से एनालाइज किया, और मैंने कंपेयर किया कि मेरा एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। जैसे मुझे पैराजम्बल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, उसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया। मैं आरसी स्किप कर दी थी क्योंकि मुझे आरसी नहीं समझ में आ रही थी। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे थोड़े से वीक थे इंग्लिश के एग्जाम में, तो मैंने उसके लिए क्या किया, अब मैं ये करूंगी कि मैं डेली 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करूंगी, 2 आरसी सॉल्व करूंगी डेली, और इसके बाद मैं पैराजम्बल्स भी सॉल्व करूंगी। हमेशा 5 सेट दिन के मैं कोशिश करूंगी कि दिन के 5 सेट पैराजम्बल्स में लगाऊं, थोड़े डिफिकल्ट वाले, ताकि अगर एग्जाम में थोड़ा सा हाई लेवल का आता है तो मुझे ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट अगर 6 आया तो मैं उसमें से थोड़ा तो मतलब सही कर पाऊँ, ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। पहला तो सबका इजी हो जाता है, पहला और आखिरी तो समझ में आ जाता है, बीच का थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो मतलब मैं प्रैक्टिस करूंगी कि ताकि मेरा पैराजम्बल थोड़ा अच्छा हो जाए, और डेली मैं 2 आरसी सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थोड़ी बहुत दिक्कत मुझे फ्रेजेस में और वर्ड फिलर्स में आई थी, जो कि सीधा सीधा वोकैब से कनेक्टेड होती है, तो अब मैं वोकैब पे भी ध्यान दूंगी। मैं डेली क्लासेस वोकैब की भी करूंगी, कोशिश करूंगी जितने न्यू वर्ड्स डेली मैं कर सकूं, मैं डेली वर्ड्स करूंगी, और एक कॉपी में मैं उसको बनाऊंगी। आपके साथ भी मैं शेयर करूंगी कि मैंने डेली कितने वर्ड्स नए पढ़े हैं, और फिर मैं आपको वो शेयर करूंगी। अगर आपको भी करना होगा तो आपको मैं बता दूंगी कौन सी क्लास से मैंने करी है, तो आप भी वहां से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग पे। आज की मॉक में मेरे रीजनिंग बहुत आसान था, मतलब रीजनिंग का मॉक लिटरली बहुत ज्यादा आसान था, बट मैं क्या कि मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में एकदम उल्टा पुल्टा मैंने सॉल्व किया, जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हुआ। एक क्वेश्चन में मैंने ज्यादा टाइम दे दिया। अब मुझे यहाँ से ये एग्जाम में भी मेरे साथ सेम चीज हुई, मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही थी क्वेश्चन पे, मतलब क्वेश्चन तो बहुत आसान आए थे, मुझे आ रहा था, उसके बाद भी मैंने उस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम दिया। या तो मैं कोई क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ती हूँ, या तो कोई पॉसिबिलिटी मिस कर देती हूँ, फिर मुझे बाद में आता था अरे इसकी ये भी पॉसिबिलिटी बनेगी, फिर मेरा उसमें टाइम वेस्ट होता है एक्स्ट्रा, जो कि मैं दूसरे क्वेश्चन में दूं तो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो मैं अब ये कोशिश करूंगी कि मैं डेली टाइमर के साथ पजल लगाऊंगी। सिर्फ पजल लगाना जरूरी नहीं है, सबका पजल सेटिंग अरेंजमेंट सब कुछ सॉल्व हो जाता है। मेन ये होता है कि आप उसको टाइमली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं। और वही मिस्टेक मैंने कि मैं सॉल्व तो सारे क्वेश्चन कर लेती हूँ, मैं रीजनिंग के मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, अगर मैं उसको मतलब मॉक के बाद एनालाइज करती हूँ तो फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो अब मुझे वही चीज करनी है, मैं टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, ताकि मुझे ये पता चले कि मैं कितने टाइम में एक मॉक लगा, मतलब कितने टाइम में एक क्वेश्चन, एक पजल, किस लेवल का पजल है तो मैं उसको कितने टाइम में लगा पा रही हूँ।
कौन से पजल मेरे वीक है तो मैं उसको ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी, कौन सा पजल मेरा स्ट्रांग है। अगर मुझे पता है कि मेरा ये पजल स्ट्रांग है, मेरी ये बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाती है, तो फिर मैं एग्जाम में भी वही करूंगी, वो पजल्स को उठाऊंगी पहले ताकि मैं उसको जल्दी सॉल्व करूं, मेरा टाइम बचे। फिर मुझे अगर आप क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करोगे ना और आपके पास ज्यादा टाइम बचे तो आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा और कॉन्फिडेंस में आप अच्छा ही परफॉर्म करोगे। लेकिन अगर आप टाइम बहुत ज्यादा लगा देते हो फिर इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो टाइम पे आपका हमेशा ध्यान जाता है। और मैं भी यही करती हूँ, हमेशा टाइम पे ध्यान देती हूँ, अरे यार इतना टाइम हो गया मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इतना टाइम हो गया मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब मैं वो चीज नहीं करूंगी एग्जाम में भी, और मॉक में भी मैं यही कोशिश करूंगी कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करूं, कि मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करूं, ना कि टाइम पे ध्यान दूं। और रही बात पजल्स की, तो मैं पजल्स तो अब हमेशा टाइमर सेट करके ही लगाने वाली हूँ। नेक्स्ट आते हैं फॉन्ट्स में। फॉन्ट्स मेरा बहुत वीक है, आप मेरे प्रीवियस मॉक स्कोर से आप पता कर सकते हैं कि मेरा फॉन्ट्स बहुत ज्यादा वीक है। मतलब पिछले बार मैंने IBPS PO में शायद 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे फॉन्ट्स में, और इस बार मेरा टारगेट था कि मैं 20 to 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। बट जिस हिसाब से मेरी मॉक में मतलब परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लग रहा है कि मैं 20 क्वेश्चंस कर पाऊंगी। स्टिल अभी मेरे पास 20 डेज का टाइम है, तो मैं अब इन 20 डेज को बहुत अच्छे से यूज करने वाली हूँ। मैं डेली अब 2 सेट तो DI सॉल्व करनी ही करनी है। मतलब मैंने क्या सोचा है बेसिकली कि मैं 2 फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी। अब तुरंत नहीं लगाऊंगी, एक फुल लेंथ मॉक मैंने सुबह लगा लिया, उसको एनालाइज कर लिया, इसके बाद कुछ टाइम गैप करूंगी, उसके बाद मैं दूसरा फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी। और फुल लेंथ मॉक में क्या होगा कि कम से कम एक मॉक में 2 टेबलेट मतलब 2 DI आती है वैसी, और एक एस्लेट DI आ ही जाती है, तो वो 3 DI। अगर मैंने 2 मॉक लगाया तो मेरी 6 DI प्रैक्टिस तो मॉक से हो जाएगी। तो मैं मॉक DI के लिए तो मैं कुछ एडिशनल नहीं करूंगी, हाँ मैं 2 मॉक लगाऊंगी, उसमें जो भी DI है मैं उसको टाइमर के साथ एनालाइज करूंगी और टाइमर के साथ देखूंगी कि मैं कितने जल्दी लगा रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं DI प्रैक्टिस करूंगी, उसमें स्पीड बनाऊंगी, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ DI की प्रैक्टिस करूंगी, ताकि मैं DI में एग्जाम में जाके फंसू ना कि ज्यादा टाइम लग रहा है या ये। क्योंकि DI ऐसी है कि अगर आपको आ गया, आपने उसको डिकोड कर लिया तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और एक और गलती मैं करती हूँ कि मैं क्वेश्चंस मतलब मैंने DI डिकोड कर लिया, फिर मैं क्वेश्चंस पे ध्यान नहीं देती। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होते हैं। मतलब आपका DI तो बहुत आसान होगा, आप उसको डिकोड तो पहले कर लोगे, लेकिन क्वेश्चंस जो उसके आते हैं आप उसको सॉल्व करने में वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो मैं वो भी सोच रही हूँ कि मैं उसको भी थोड़ा एनालाइज करूँ कि मतलब कौन से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है, तो उसको मैं एंड में करूँ, ताकि मेरा मतलब उस 5 क्वेश्चन की वजह से अगर मैं 10 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन आगे कर पाऊंगी तो मेरा वो भी छूट जाता है। तो मैं वो अवॉइड करने की कोशिश करूंगी। बाद में ऑब्वियसली मैं उस DI को सॉल्व करूंगी, उसकी प्रैक्टिस करूंगी, बट मॉक में ये कोशिश करूंगी कि अगर मेरे पास मॉक में टाइम कम है तो मैं मेन मतलब जो बड़ी DI हो उसको छोड़ के मैं किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करूँ, क्योंकि मेरा अरिथमेटिक में भी कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं जो मैं फटाफट कर सकती हूँ, तो मैं उस पर शिफ्ट करूँ। तो मैं ये कोशिश करूंगी। तो ये है मेरे मतलब ये मेरी स्ट्रैटेजी अभी 20 डेज में। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये लेके मत बैठिए कि हमने SBI PO खराब कर दिया है, अब हमारा क्या होगा, अब हम एग्जाम नहीं देंगे, हम क्लर्क का एग्जाम देंगे, अभी क्लर्क में बहुत टाइम है। नहीं भाई, 20 डेज बहुत होते हैं। आप हर दिन 2 फुल लेंथ मॉक लगाइए, उसको एकदम अच्छे से एनालाइज कीजिए। मॉक लगाना ही सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है, मॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है और अच्छे तरीके से एनालाइज करना जरूरी होता है। तो मतलब मॉक आप एनालाइज करिए, 2 फुल लेंथ लगाइए, मॉक्स वो सफिशिएंट है आपके लिए। फिर आपको खुद आपका प्रोग्रेस दिखेगा कि हाँ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपकी क्या वीकनेस है, आपका क्या स्ट्रेंथ है। आपको ये पता चलेगा कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में कौन से क्वेश्चन मतलब कैसे अटेम्प्ट करने, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये सब आपको पता चलेगा जब आप मॉक में आपकी पकड़ अच्छी होगी। ये तो हो गई कि हम मॉक लगाएंगे, उसको ये एनालाइज करेंगे। अब बात करते हैं कि किसमें कितना क्वेश्चंस करना है। मान लो कि मैं अपना बता रही हूँ अपने हिसाब से, मेरी रीजनिंग स्ट्रांग है, मतलब मैं उसमें क्वेश्चन कर लेती हूँ, मुझे क्वेश्चंस आते हैं, मेन है मुझे इसमें स्पीड बनानी है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैं रीजनिंग में एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस, मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो कर ही लूँ, क्योंकि आपको पता है कि मतलब IBPS PO में एक क्वेश्चन के 1.14 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आप 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको उसको एडिशनल मार्क्स मिलेंगे बढ़ के। तो मैं तो यही करने, मेरा तो यही टारगेट है कि मतलब मैं मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो मेरा एटलीस्ट करना ही करना है मुझे। मतलब इतना मैं प्रैक्टिस कर लूं कि 25 क्वेश्चंस मैं रीजनिंग में करूं, और उसमें ऐसा नहीं कि 25 किया तो मेरे 3 गलत हैं, 4 गलत है, नहीं, 25 विथ 100% एक्यूरेसी मेरा सही होना चाहिए, मुझे ऐसे प्रैक्टिस करना है।
और फिर इंग्लिश को लेके चलते तो मेरा इंग्लिश में 20 to 25 का टारगेट है। मतलब बेसिकली इंग्लिश में आप अगर मैं बताती हूँ अपना, मैं 30 आउट ऑफ 30 भी कर दूँ, मैं कर भी लूँ, तो वो मेरा गलत हो जाएगा, कुछ ना कुछ गलत हो गया तो फिर वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही है कि मैं इंग्लिश में हमेशा 22 25 ऐसे क्वेश्चन करती हूँ। तो मेरा यहाँ पे भी यही टारगेट है कि मतलब मैं 25 क्वेश्चंस इंग्लिश में करूँ, तो 25 यहाँ पे 25 वहाँ पे 50 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं सोच रही हूँ कि मैथ्स में मैंने पिछले बार 18 क्वेश्चंस करे थे, तो इस बार मेरा 20 का टारगेट है। अब देखते हैं क्या होता है। टारगेट का तो है मेरा 20 क्वेश्चंस का ही टारगेट रहेगा। अब मैं उसको प्रैक्टिस करूंगी। अगर आपका मतलब आप 25, मैं अपना बता रही हूँ, 25 इंग्लिश मैंने रीजनिंग में किया, 25 मान लो मैंने उस टाइम 25 अप्रॉक्स इंग्लिश में किया, और 15 मान लेते हैं, मतलब कम भी कर लेते हैं, और 15 मैंने अगर मैथ्स में किया तो 20 25 50 और 65 क्वेश्चंस मेरे ओवरऑल हो जाएंगे। अब मुझे ये ध्यान देना है कि देखिए रीजनिंग और मैथ्स में तो आपको गलती करनी ही करनी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। मतलब आप सोच लीजिए रीजनिंग और मैथ्स में आपको गलती करने का एक भी मौका नहीं देना है किसी, मतलब खुद को। और इसके बाद रही बात इंग्लिश की, तो उसमें 2-3 अगर आपका गलत हो रहा है तो वो इट्स ओके, मतलब 2-3 तो हो सकते हैं गलत, तो तब भी अगर आपको 2-3 भी गलत होता है ना, तब भी आप कट ऑफ के रेंज से बाहर ही होगे। लास्ट टाइम 49 के अप्रॉक्स कट ऑफ गई थी, इस बार 1-2 नंबर ही ज्यादा जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी कट ऑफ। आपको ये नहीं करना भाई, आप अगर बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है, आपको अच्छा परफॉर्म करना है, तो आप ये मत सोचिए कि मैं 70-80 क्वेश्चंस कर लूंगा तभी मेरा क्लियर होगा। आप ये देखिए कि आपको कितना परफॉर्म करना है, आपको कितनी नीड है कट ऑफ क्रॉस करने से, क्योंकि प्री में सिर्फ आपको कट ऑफ क्रॉस करनी है, आपको कोई भी नंबर नहीं देखेगा, लेकिन वो मेंस में नंबर देखते हैं, बस प्री में नहीं देखते। तो आपको बस आप कट ऑफ क्या लेके चलिए ना कि कट ऑफ इतनी जानी है, तो आप कम से कम कट ऑफ से 10 क्वेश्चन, अगर कट ऑफ मान लीजिए 51 जा रही है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप 65 क्वेश्चंस करके आए, ताकि आपका अगर 2-4 क्वेश्चन गलत भी होता है तो भी आपका कट ऑफ आराम से क्रॉस हो जाएगा। ये सब तो रही मतलब मेरा क्या स्ट्रैटेजी है प्री को लेके, IBPS प्री को लेके, कि मैं 2 फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी, एनालाइज करूंगी और कोशिश करूंगी कि मैं 65 क्वेश्चन तो कर ही लूं। मेरा ये टारगेट है, ओवरऑल 65 क्वेश्चन करने का टारगेट है। सेक्शन वाइज भी मैंने बता दिया कि मुझे कितना कितना टारगेट लेके चलना है, क्या क्या मार्क्स की स्ट्रैटेजी है। और फिर अब आते हैं मेंस को आपको नहीं छोड़ना है। अगर आप प्री क्वालिफाई कर रहे हैं तो फिर मेंस के लिए सिर्फ 1.5 मंथ्स मिलता है, जिसमें मेंस कवर करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। GS की क्लास तो आपको डेली करनी है, मतलब वो तो नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए आपके लिए। मेरे लिए GS की क्लास नॉन नेगोशिएबल है, मैं उसको हर दिन सबसे पहले GS की क्लास कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि वो मतलब अगर आप छोड़ते जाएंगे ना तो फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, फिर वो बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट करता है। तो GS क्लास की तो आपको डेली ही करनी है। दूसरा आते कि मैं अब क्या कि 2 फुल लेंथ मॉक लगाऊंगी तो 2 घंटे तो उसमें जाने ही जाने हैं, फिर उसको एनालाइज करना, फिर वो करना, तो अच्छे से 2 घंटा उधर और निकाल दे, तो 4 घंटा मेरा इधर जाने वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि 4 घंटा मैं और मेंस की क्लासेस के लिए निकालूं, मतलब 4 घंटे में मैं रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स ये 3 की मेंस क्लास करूंगी। GS की तो मैं क्लास कर ही रही हूँ, करंट अफेयर्स मतलब वो कर ही रही हूँ मैं। तो ये हो गया, मतलब 4 घंटे मैंने इस मेंस के लिए निकाल दिए, 4 घंटा मेरा प्री के लिए, 1 घंटा मेरा करंट अफेयर्स की क्लास हो गई, 9 घंटे हो गए, और 1 घंटा मैं और भी मतलब मान लीजिए कि मेरा कुछ क्वेश्चंस बच गया है ये वो, तो मिक्स करके मैं ओवरऑल 10 घंटे, ये मेरी 10 घंटे की स्ट्रेटेजी है। 10 घंटे भी अगर जरूरी नहीं है कि आप 12 घंटा पढ़ो, 14 घंटा पढ़ो तभी आपका सिलेक्शन होगा। आप कम पढ़ो, मतलब 10 घंटा पढ़ो, 8 घंटा भी पढ़ो, लेकिन स्ट्रेटेजी अच्छी होनी चाहिए। तो मेरी यही स्ट्रेटेजी है कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगी, और ये है कि 4 घंटे मतलब 2 फुल लेंथ मॉक लगाने, मतलब ऐसे कुछ टाइम लिमिट नहीं है कि 10 घंटे ही पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकती या कम नहीं पढ़ सकती, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो टारगेट है वो इतना ही है कि मुझे तीनों मतलब मेन सब्जेक्ट्स की मेंस की क्लास करनी रहेगी डेली, और वो लास्ट मतलब जब एग्जाम पास में आ जाएगा तो आप मेंस क्लास छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा मतलब वो होता है कि प्रेशर लगता है यार एग्जाम आ रहा है। तो अगर आपको लगता है तो आप छोड़ भी सकते हैं उस टाइम पे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम करें। 2-3 दिन पहले आप क्लास करना छोड़ दीजिएगा मेंस का, लेकिन मेंस की क्लास साथ में लेके चलिए, कम क्लासेस करिए बट थोड़ा लेके चलिए, ताकि आपको बाद में बर्डन फील ना हो। और प्री के लिए 2 फुल लेंथ मॉक डेली लगाइए, डेली, और जितना क्वेश्चन हो, अगर आप फुल लेंथ 2 मॉक नहीं लगा पा रहे तो 1 फुल लेंथ मॉक लगाइए, और इसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, मतलब पजल्स उठा लीजिए टाइमर के साथ। आई रिपीट, टाइमर के साथ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिएगा। बिना टाइमर के साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कोई सेंस नहीं बनेगा। एक क्वेश्चन को 15 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो आपको लगेगा अरे हमने तो सॉल्व कर लिया। टाइमर के साथ आप पजल सॉल्व करिए, DI सॉल्व करिए। इंग्लिश में देखिए कि आपका क्या गलत हो रहा है, 2
2 आरसी डेली सॉल्व करिए, एडिटोरियल पढ़िए, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो एडिटोरियल पढ़िए। मतलब आप जितने जल्दी इंग्लिश में कुछ कुछ तो मतलब आरसी ऐसा आता है कि आप उसको बस समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो एसबीआई पीओ में आया था वो मुझे समझ नहीं आया था। तो मतलब अगर आप आरसी मतलब पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करोगे, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का आरसी सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। ये मतलब ये भी नहीं कि पूरा समझ में आए, बट हाँ इतना कि आप क्वेश्चंस निकालोगे। अगर 8 क्वेश्चन है तो आप 5-6 क्वेश्चंस आराम से निकाल लोगे वहां से। तो ये रही मेरी फुल स्ट्रेटेजी कि मैं अब मेरे पास सिर्फ 20 दिन बचे हैं और मैं इस 20 दिन को ये रिग्रेट में नहीं निकालना चाहती मेरा एसबीआई पीओ खराब गया, एसबीआई पीओ खराब गया। नहीं, मैं इस 20 दिन में अपना 110% दूंगी ताकि मेरा आईबीपीएस पीओ अच्छा जाए और मैं बताऊं कि हाँ भाई मेरा आईबीपीएस पीओ अच्छा गया, मैंने वो खराब किया तो मैंने इस पे फोकस किया। आपको भी यही करना है, जो खराब किया उसको छोड़ दो, उसको भूल जाओ। अब उसको आप जाके सही नहीं कर सकते, आने वाले एग्जाम पे फोकस करो। आईबीपीएस पीओ लिटरली बहुत आसान है, अगर आप सही स्ट्रेटेजी के साथ चलते हो तो आईबीपीएस पीओ बहुत आसान है क्लियर करना। मैं खुद कह रही हूँ बहुत आसान है। मेरा यही है कि आप सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो तो आपका भी आईबीपीएस पीओ पक्का से क्लियर हो जाएगा। डी ग्रेड से सिलेक्शन नहीं हो सकता है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रिपरेशन से सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो इन लास्ट 20 डेज में अपना बेस्ट परफॉर्म करते हैं और आईबीपीएस पीओ को अपना टारगेट बनाते हैं।